हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि चैनल पर आपके बीए फोर्थ सेम की क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और चैप्टर नंबर 8 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसके दो पार्ट्स जो हैं आपको मिल चुके होंगे, तो पहले दो पार्ट आप देख लीजिए और आज ये रहेगा आपका थर्ड पार्ट, और कल मैं आपको जो है फोर्थ पार्ट भी दे दूँगी। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर पे इतना ध्यान देने की बात ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक नींव है आपके लिए। धीरे धीरे समझेंगे तभी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आज का ये पार्ट रहेगा थर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको जो है मुस्लिम लीग के बारे में बताया था। सब आपको चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। सांप्रदायिकता क्या होती है और किस बिहाव पे होती है, सब आपको बहुत अच्छे से समझाया था मैंने पार्ट 1 में। तो पहले वो देखिए, इसमें आपको मैंने उसका अर्थ बताया था। फिर हम आगे बढ़ते गए और पार्ट 2 में जो आया कि विकास के कारण कैसे हुए, उदय और विकास के कारण किस तरह हुए, उनकी विचारधारा किस प्रकार की थी। देखिए, विचारधारा और राजनीति कैसी थी। फिर मैंने आपको ये बताया कि उनकी पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक राजनीति की पृष्ठभूमि कैसे उत्पन्न हुई, तो वो आपको मैंने पार्ट 2 में बताया। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में कि उनकी स्थापना कैसे हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई और उनकी विचारधारा क्या थी। और इस तरह जो है हम कल करेंगे, या हो सकता है मैं आपको शाम को भी दे दूं कि उनकी राजनीति कैसे थी। चलिए, ये जो वाली वीडियो है मैं आज आपको शाम को ही दे दूंगी, तो आज ही चैप्टर को हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना और विचारधारा कैसे हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना उसको पढ़ते हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि जो आपका मंडल है, उसकी सफलता तथा सरकार प्रोत्साहन से उत्साहित होकर जो मुस्लिम नेता थे, एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की आवश्यकता के बारे में सोचने लगे थे। आपको पता है कि पीछे जो है मैंने आपको बताया था कि मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा अप कर दिया गया था, और जो आपके हिंदू लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउन किया गया था। आपको जो है बंगाल विभाजन के बारे में मैंने बताया था, लॉर्ड कर्जन ने किस तरह क्या किया था। उसने पूर्वी हिस्से का दौरा किया था। तो अब इस चीज़ से जो है प्रभावित होकर एक मुस्लिम नेता जो थे उस समय बहुत ज़्यादा मतलब अपग्रेड हो गए थे। वो सोचने लगे कि हाँ, हमें एक संगठन की ज़रूरत है जहाँ पर हम अपनी मांगों को रख सकें और जहाँ हम चीज़ों को सोच सकें। ठीक है, तो इस बीच एक सर सैयद अहमद खां हैं, इनका नाम आप बार बार पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक किसी राजनीतिक संगठन की स्थापना को उचित नहीं माना गया था। इनका एक ऐसा टाइम पीरियड था कि इस समय ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम ये बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने ये सारी चीज़ें नहीं की थी जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो सर सैयद अहमद खां जो थे इस चीज़ के अंगेज थे, वो कांग्रेस के ज़्यादा सहभागी थे। तो इस समय आप एक राजनीतिक संगठन की स्थापना को वो उचित नहीं मानते थे, जब मुस्लिम संगठन की तो स्थापना नहीं मान सकते थे, क्योंकि वो सरकार के प्रति जो है वफादारी रखते थे। जो आपके सर सैयद अहमद खां है, वो आपके सरकार के बहुत ज़्यादा करीब थे। परंतु जब आपका बंगाल विभाजन हुआ, जो कि आपका हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और कुछ सुधार हुए, कुछ योजनाएं चली, उनके तहत आपके राजनीतिक संगठन की स्थापना को भी ज़रूरी बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद विशेष रूप से कांग्रेस जैसे जो हिंदू संगठन थे उनकी राजनीति का विरोध भी किया गया। ये सब चीज़ें हुई आपकी बंगाल विभाजन के बाद। लॉर्ड कर्जन ने जो किया, और भी चीज़ें हुई, वो आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले उन पार्ट्स को देखिए, फिर ये आज आपका पार्ट 3 आपको समझ आएगा, अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो कांग्रेस जैसे जो आपके हिंदू संगठन हैं उनकी राजनीति का भी विरोध होने लगा। और जब आगे सुधार आए तो मुस्लिम हितों की सुरक्षा के लिए जो था कि ऐसे संगठन की जो मुस्लिम नेता थे उनको नीड थी, ऐसे संगठन की उनको नीड थी। और इसी बीच उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ढाका में एक मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की एक सभा बुलाएं, और उसमें बहुत से, इस सभा में आपके बहुत सारे मुस्लिम नेता भी आए। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ढाका में ये चीज़ हुई। इसका लाभ उठाकर आपका ढाका के जो नवाब थे उस समय थे सलीमुल्लाह खां, नाम याद रखेंगे आप। सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। ध्यान से सुनिए, यहाँ सिर्फ प्रस्ताव रखा है सलीमुल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में। नवाब ने संघ के दो बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य दिए कि क्यों हम जो है ये एसोसिएशन को बना रहे हैं, कौन ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें ऐसे संगठन की नीड है। ठीक है, अब वो पढ़ेंगे हम कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये अंग्रेजी सरकार का समर्थन करना है और मुसलमानों के हितों की देखभाल करना है। तो ये दो मुख्य उद्देश्य बनाए इस एसोसिएशन को बनाने के। और नवाब ने ये उद्देश्य भी गुप्त नहीं रखा कि संगठन का एक उद्देश्य कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकना है और मुस्लिम युवाओं को राजनीति में भागीदारी के अवसर प्रदान करना भी था। वो चाहते थे
कि इसको गुप्त रूप में इसलिए रखा गया तो कि सारे के सारे फिर इनके अगेंस्ट हो जाएंगे ना, जो आपके सलीमुल्लाह खां हैं उनके तो ये सारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें तो हमें करनी नहीं है। तो इन्होंने इस उद्देश्य को उन्होंने गुप्त रखा और ये भी कहा कि इसको फिर अब कर दिया कि जो मुस्लिम युवा हैं उनको राजनीति में आपको उनको भागीदारी के प्रमुख अवसर मिले। नवाब द्वारा ढाका के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और नवाब बकरूल मुल्क की अध्यक्षता में, नाम याद रखेंगे किस नवाब की अध्यक्षता में ये सारे काम हुए हैं, तो बकरूल मुल्क 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में स्वीकार किए गए प्रथम प्रस्ताव द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, देखिए यहाँ नाम है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन, लेकिन अब यहाँ पर आपका नाम चेंज हो गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसके नाम से मुसलमानों का एक राजनीतिक संगठन बनाया गया। ध्यान रखेंगे ये सब, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो अब है ये आपका एक राजनीतिक संगठन है और इसका संविधान बनाने के लिए आपको एक समिति बनाई गई है और समिति में जो भी संविधान बनाया गया उसे आपके दिसंबर 1907 में जाकर कराची में इसको स्वीकार कर लिया गया। बात हम यहाँ कर रहे थे 30 दिसंबर 1906 को एक सभा आयोजित की गई और उस सभा में कहा गया कि एक प्रस्ताव रखा गया कि हाँ आप जो है एक प्रस्ताव रखा गया कि आप एक लीग बनाइए, कि आप संगठन बनाइए, उसका नाम हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लेकिन आप इसके बाद जो है इसी लीग के लिए एक संविधान बनाया गया जो कि बनाया गया दिसंबर 1907 में। कहाँ पर स्वीकार किया गया? ये स्वीकार किया गया आपके कराची में। अब मुस्लिम लीग बन चुकी है, ठीक है। अब इसकी कुछ उद्देश्य होंगे, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इनकी क्या विचारधारा थी, ये क्या सोचते थे, तो ये आप पढ़ोगे। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों को कराची अधिवेशन में पास किए संविधानों में स्पष्ट किया गया था। देखते हैं क्या थे। भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के प्रति निष्ठा की भावना आपने पैदा करनी है और सरकार द्वारा उठाए गए जितने भी कदम हैं उनके अभिप्राय के बारे में पैदा हुई भ्रांतियों को दूर करना है। भ्रांति मतलब क्या? वो अगर कहते हैं कि अगर आपको लगे कि वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं और आप उन चीज़ों को गलत समझने लग जाओ, इल्यूजन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, कि जितने भी मुसलमान आपके भारतीय मुसलमान हैं वो अंग्रेजी शासन में पूरी की पूरी निष्ठा रखें कि हाँ जो ये करेंगे ये ठीक करेंगे। आपके जो है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की आपने रक्षा करनी है। उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को विनम्र भाषा में सरकार के सामने पेश करना है। जो भी दिक्कत है मुसलमानों को, वो जितनी भी उनको असुविधा लग रही है किसी भी चीज़ में, आपने क्या करना है, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको आपने सरकार के सामने बहुत ही अच्छी भाषा में प्रस्तुत करना है। ये नहीं है कि उन्हें आप धमकी देने चले जाओगे, नो। उपयुक्त उद्देश्यों को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी है। जहां तक संभव हो मुसलमानों तथा दूसरी जातियों के बीच आपने मित्रता भाव पैदा करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये इस मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे जो कि आपको आज अब समझ आ गए होंगे। लीग की स्थापना और उसके उद्देश्यों से स्पष्ट है कि वह शुरू से ही सांप्रदायिक विचारधारा वाले ही पार्टी था। अब आपने ये लीग पढ़ी, पिछले पार्ट 2 में पढ़ी। अब आप देख रहे हो कि ये जो सब कुछ है कि सांप्रदायिकता ही यहाँ पर दिखाई जा रहा है कि हाँ मुसलमानों को अप रखना है, उन्हें ऊपर रखना है, उन्हें ऊपर रखना है। बाकी जितनी जातियाँ हैं उन्होंने उनका उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी को, अपने ही मुस्लिम नेताओं को सबसे ऊपर मान रहे थे, जिसका विशेष उद्देश्य ये था कि एक ही धर्म के अनुयायियों को संगठित करना है जो कि मुस्लिम था, उनके हितों की रक्षा करनी है, अंग्रेजी शासन का वफादार बनाए रखना है। उनकी भाषा प्रारंभ से ही सांप्रदायिक भाव जो है लिए हुई थी, स्टार्टिंग से ही। आप पार्ट 3 पढ़ रहे हो, अब तक तो आपको चैप्टर समझ भी आ गया होगा कि शुरू से ये चीज़ आ रही थी कि हाँ भाई मुस्लिमों को हमने आगे रखना है और अंग्रेजी शासन के प्रति हमने वफादार रहना है, और सांप्रदायिकता यहाँ पर जो धर्म के नाम पे फैली हुई थी। ढाका सम्मेलन के 3 माह बाद जो है अलीगढ़ में विद्यार्थियों की एक सभा में बोलते हुए बकरूल मुल्क जो उन्होंने अध्यक्षता की थी, उन्होंने एक बात कही कि ईश्वर ना करे यदि भारत में अंग्रेजी शासन अगर समाप्त हो जाए तो हिंदू ऐश करेंगे, हम लोगों को हर समय अपनी जान माल और इज्जत को खतरा रहेगा। इस संकट से बचने का हमें सिर्फ एक ही उपाय है कि हम कांग्रेसियों की आंदोलनकारी नीतियों का समर्थन ना ही करें और भारत में अंग्रेजी राज बनाए रखने में मदद करें। देखिए कितनी कट्टरता दिख रही है इस बकरूल मुल्क की, हैं बकरी जैसा, इस तरह आप याद कर सकते हैं, बकरी जैसा जो बोले जा रहा है कि हाँ मतलब कि हमारे हिंदू कुछ ना करें, तुम्हारे मुस्लिम कुछ भी करते रहें,
ठीक है, ऐश ना करें बिल्कुल भी। तो ये चीज़ देख रहे हो कि सांप्रदायिकता कितनी उभर के आ रही है, ठीक है। और जो आपकी मुस्लिम लीग है, इसने आपके बंगाल विभाजन का पूरा पूरा समर्थन दिया था, तो उसी के बाद तो ये सारे काम हुए हैं। और मुसलमानों को नौकरी और विधानसभाओं में पृथक प्रतिनिधित्व की जो है मांग भी बार बार दोहराया गया। मुसलमानों को ही सिर्फ नौकरियां दी गई, हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं दी गई। और जो था ये सब चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं। लीग के उद्देश्यों से इसके द्वारा प्रारंभिक दौर में अपनाई गई राजनीति से स्पष्ट हो गया है कि जो मुस्लिम हित है उनको अन्य समुदाय जो उस टाइम मेन थे आपके हिंदू थे, उनको उनके हित और मुस्लिमों के हित अलग अलग देखती थी। उस टाइम की जो करंट आपको उस टाइम की जो सिचुएशन थी करंट, वो मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम जो मुस्लिम हित थे और हिंदू थे हित, इनके मतलब इन दोनों को ना बिल्कुल अलग अलग देखते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने देखा होगा कि बंगाल विभाजन से पहले मुस्लिम और हिंदू ये दोनों इकट्ठे थे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका बंगाल का विभाजन हुआ और लॉर्ड कर्जन ने उसका दौरा किया, तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने लग गई थी। और सांप्रदायिक विचारधारा के उदार दौर में इसकी राजनीति बिल्कुल शुरू हो गई थी और मुस्लिम हितों की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन सभी अन्य संप्रदायों के विरुद्ध घृणित जो है प्रचार नहीं करती है। देखिए, यहाँ पर इसकी मुस्लिम हितों की यहाँ पर आपको सुरक्षा तो मिल रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन जो अन्य संप्रदाय है उनके प्रति वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे बवंडर हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया 1930 का। इतने टाइम पीरियड के बाद अंतिम वर्षों में क्या हुआ कि इनकी विचारधारा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखने को मिल गया। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो घृणित हो रहे हैं, उनको गंदे नज़र से दिख रहे हैं, नो। अब वह खुले तौर पर फांसीवादी सांप्रदायिकता को अपनाती है। 1930 के अंतिम वर्षों में फांसीवाद जो है सांप्रदायिकता को अपना रही है, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति युद्ध की भाषा बोलने लगी है। पहले नहीं बोलती थी, लेकिन 1930 के नीचे आते आते अंतिम वर्षों में आते आते तो ये चीज़ें होने लगी। पूर्ण अलगाववादी दृष्टिकोण अपनाते हुए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग बिल्कुल उठ जाती है और इसको प्राप्त करने के लिए जो सीधी कार्रवाई होती है वो आपकी 1946 में होती है, जिससे देश भर में आपके दंगे भड़कने लगते हैं। यहाँ वह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुख्यतः क्या था, अभिजात वर्ग के हाथों में रहा है। इन्होंने अपने वर्गीय हितों को ही मुस्लिम हितों का जामा पहनाया था, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं आपके मुस्लिम वर्ग की, जितनी भी चीज़ें हैं आपके अभिजात यानी कि जो भी अपर लेवल के लोग होते थे उनके हाथों में ये चीज़ें थीं। तो इस तरह ये आज का पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ और पार्ट 4 भी जल्दी आपको मिल जाएगा, मुस्लिम लीग की राजनीति। इसके बाद ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम आप लाइक करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, ये आपको मैं करवा रही हूँ BA 4th सेम का, यानी कि 2nd ईयर वाले बच्चों को करवा रही हूँ। अब हम की जो हमारी अब वीडियो मिलेगी वो मिलेगी 2nd सेम की मिलेगी, यानी कि BA 1st ईयर वालों को। और जल्दी ही BA आपके 6 सेम के बच्चों को भी बहुत जल्दी, जो उनके 2 टॉपिक रह गए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो आपके जो है एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।